डियर स्टूडेंट्स, मैं केम दिव्या आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल विद्यापीठ ग्रेजुएशन क्लासेस में, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है बीए फर्स्ट ईयर का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जाम, जिसमें हमारा सब्जेक्ट है मनोविज्ञान, पेपर सेकेंड, जिसका नाम है मानव विकास। और इसमें चूंकि हम लोग सिंगल टिक के क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे थे, तो ये सिंगल टिक क्वेश्चन जो हैं वो प्रीवियस ईयर के एग्जाम में सिंगल बार पूछे गए हैं, इसीलिए इनको सिंगल टिक है। तो आज हम जानेंगे बाकी बचे हुए सारे क्वेश्चंस के आंसर। तो क्वेश्चन है प्रात्यक्षिक विकास के निर्धारक। इसको किसी और रूप में भी पूछा जा सकता है, जैसे प्रात्यक्षिक विकास के निर्धारकों का वर्णन कीजिए, या फिर प्रत्यक्ष परक विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों की व्याख्या कीजिए या उल्लेख कीजिए। तो आइए जानते हैं कि बालक को प्रभावित करने वाले, मतलब उसके प्रत्यक्ष परक विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से तत्व होते हैं। पहला है ज्ञानेंद्रिय दोष। इस दोष के कारण जो बालक होते हैं उनमें दृष्टि की प्रॉब्लम, या फिर मतलब आँखों की प्रॉब्लम है ना, या श्रवण की, संवेदना की प्रॉब्लम्स देखे जाते हैं, और इसी के कारण ये प्रत्यक्षीकरण बोध नहीं कर पाते हैं। दूसरा है बौद्धिक क्षमता। तो बौद्धिक क्षमता की अधिकता या कमी भी बालक के प्रत्यक्षीपरक विकास को प्रभावित करता है। बौद्धिक क्षमता के साथ साथ आयु का भी अधिक प्रभाव पड़ता है। तीसरा है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अनुभव। तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अनुभव भी बालक के प्रत्यक्ष विकास पर प्रभाव डालते हैं। आजकल के युग में जैसे टेलीविज़न हो गया या फिर मूवीज़ वगैरह हो गई, जिनको चलचित्र कहते हैं, ने भी बालकों का प्रत्यक्षीकरण विकास में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करा हुआ है। जैसे चलचित्र वगैरह जब वो देखते हैं तो उसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कहा जा रहा है, कैसे कहा जा रहा है, ठीक है। तो आजकल पहले के लोग थोड़ा मतलब देर से बोलना वगैरह सीखते थे, बट आजकल के बच्चे जल्दी से बोलना सीख जाते हैं इन सारी सुविधाओं के माध्यम से। नेक्स्ट है सीखने का अवसर। तो सीखने के अवसर की अधिकता या न्यूनता भी प्रत्यक्षीपरक विकास पर अत्यधिक प्रभाव डालती है। जैसे कि हम बच्चों को सारी चीज़ों को सीखने से मना करते रहते हैं, जैसे कि हाथ जल जाएगा, जैसे वो गर्म चीज़ों की तरफ में भागते हैं, आग वगैरह की तरफ में भागते हैं, तो हम बोलते हैं कि हाथ जल जाएगा, ठीक है। तो मना कीजिए, बट थोड़ा बहुत उनको मतलब उनके अंदर ये आत्म प्रेरणा होती है उस चीज़ को सीखने की। और पूरी लाइफ में जब तक वो मतलब जब छोटे होते हैं उस टाइम में जब तक वो पूरी तरीके से सीख नहीं जाते हैं, मतलब समझ नहीं जाते हैं कि इससे एक्चुअली में क्या होता है, मतलब जलन कहते किसको हैं, ठीक है। तो तब तक वो उस चीज़ का प्रयास आपको दिखा करके या आपके बिना मतलब आपकी अनुपस्थिति में भी वो ये कार्य करते रहेंगे। पांचवा है शिक्षा का स्वरूप। तो शिक्षा का स्वरूप भी बालक के प्रात्यक्षिक विकास पर अत्यधिक प्रभाव डालते हैं। एक नागी हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, उनका कहना है कि इंग्लैंड तथा अमेरिका के बालक शारीरिक क्रियाओं तथा सेक्स के बारे में अन्य देशों के बालकों से अधिक जानते हैं। छठा है सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियां भी बालक के प्रात्यक्षिक विकास पर अधिक प्रभाव डालते हैं, जैसे शरीर, भोजन, समय, संख्या, भार आदि का प्रत्यय तो सभी बालकों में नॉर्मली विकसित हो ही जाता है, बट नौकर, गाय, टेलीविज़न, घड़ी, ये जो संपन्न परिवार होते हैं ये उनके पास ही हो पाता है। तो जिस परिवारों के पास में जिस प्रकार की सुविधा होगी वो उसी के अकॉर्डिंग सीखते चले जाएंगे, उनके अंदर प्रात्यक्षिक विकास उसी स्तर के अनुसार होता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा विकास। भाषा विकास की दृष्टि से व्यक्तिगत भिन्नता अत्यधिक महत्वपूर्ण है, जिसके कारण एक बालक मतलब बहुत ज़्यादा बोलने वाला वाक्पटु, या दूसरा जो कम बोलता है जो बालक, जिसको हम चुप्पी मतलब चुप्पा टाइप में कहते हैं, ठीक है। तो ये होता है भाषा
विकास के कारण ही। जो बच्चा बहुत अधिक बोलता है उसके अंदर में भाषा विकास अधिक अच्छे ढंग से हुआ होता है, और जो बच्चे कम बोलते हैं हो सकता है कि उनको अपने अंदर में कॉन्फिडेंस नहीं समझ आता हो, इसी कारण वो कम बोलते हैं। उनके अंदर जो भाषा विकास हुआ होता है उसका स्तर थोड़ा निम्न होता है। भाषा विकास को सीमित और निलंबित करने भाषा संबंधी अनेक प्रकार के दोषों की उत्पत्ति करते हैं। जैसे पहला है बुद्धि की मात्रा, दूसरा है फेफड़ा, गला, दांत, जिह्वा, स्वर यंत्र और अन्य केंद्रों की परिपक्वता, तीसरा यौन भेद का प्रभाव, चौथा है बालक के अपने माता पिता परिवारजनों के साथ में जो संबंध होते हैं, पांचवा में अनेक भाषाओं का अगर कहीं पे उपयोग हो रहा है तो उसका भी प्रभाव पड़ता है, छठा है जैसे परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थिति, सातवां है स्वास्थ्य का प्रभाव, आठवां है सामाजिक अधिकार के अवसर, नौवां है बालकों के व्यक्तित्व की विशेषताएं, परिवार की आर्थिक सामाजिक स्थिति का भी प्रभाव पड़ता है। उसके बाद बच्चे के स्वास्थ्य का प्रभाव भी पड़ता है, अभिप्रेरणा का प्रभाव पड़ता है, माता पिता जो पुनर्बलन मतलब जो पुरस्कार देते हैं उसके कुछ भी अच्छा करने पर या बुरा करने पर, ठीक है, तो जो पुनर्बलन होता है उसका भी प्रभाव पड़ता है। फिर उस पर इस भाषा का विकास पर इस बात का भी प्रभाव पड़ता है कि शिक्षक, माता पिता, ठीक है, बाकी परिवारजन, उसके समाज के लोग किस प्रकार के भाषा का उपयोग कर रहे हैं, तो बच्चे के ऊपर में उस बात का भी प्रभाव पड़ता है। तो ये था भाषा विकास और उसके कारक, उसको निर्धारित करने वाले कारक। अगला क्वेश्चन है सामाजिक विकास। तो सामाजिक विकास का अर्थ उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा व्यक्ति सामाजिक परंपराओं और रूढ़ियों के अनुसार व्यवहार करता है तथा अन्य लोगों से सहयोग करना सीखता है। इसे हम बालक का समाजीकरण भी कहते हैं। अगर समाज में कुरीतियां हैं तो बच्चे के चरित्र में भी कुरीतियों का प्रभाव पड़ेगा। उसके चरित्र निर्माण में समाज अत्यधिक महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करता है। बालक के विकास के साथ साथ उसका सामाजिक विकास भी होता जाता है। दिन प्रतिदिन उसका सामाजिक क्षेत्र बढ़ता ही जाता है और उसका समाजीकरण होने लगता है। अगला क्वेश्चन है हमारा विशिष्ट बालक। तो आनुवंशिकता और पर्यावरण के कारण बालकों में विभिन्न प्रकार की गुणों की सार्थक भिन्नता के दर्शन होते हैं। कुछ बालकों में समूह प्रतिमानों की अपेक्षा अधिक गुण पाए जाते हैं तो कुछ में कम भी। इस पर भी प्रत्येक समूह के अधिकांश बालक के गुण समूह प्रतिमानों के अनुरूप होते हैं। जिन बालकों के गुण समूह प्रतिमानों के अनुरूप होते हैं उन्हें सामान्य बालक कहा जाता है, किंतु जिन बालकों के गुण समूह के प्रतिमानों की संख्या अधिक या कम हो उन्हें विशिष्ट बालक कहा जाता है। स्पष्ट है कि विशिष्ट बालक के सामान्य बालकों की अपेक्षा अधिक या कम गुण वाले होते हैं। यह गुण उनकी बुद्धि, शरीर, मानसिक क्षमता, संवेग, भाषा, समायोजन आदि किसी भी एक या एक से अधिक क्षेत्रों में संबंध स्थापित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मंदबुद्धि बालक किसे कहते हैं। तो प्रत्येक समाज में ऐसे बालक होते हैं जिनकी बुद्धि लब्धि कम या अधिक होती रहती है, सामान्य बच्चे होते हैं। तो जो बुद्धि दृष्टि में कमजोर होने के कारण अपने जीवन का यापन सही प्रकार से नहीं कर पाते हैं, वे ही मंदबुद्धि बालक कहलाते हैं। बौद्धिक मंदता के कारण वे अपने पर्यावरण के साथ सामान्य ढंग से समायोजन स्थापित नहीं कर पाते हैं। उन्हें अपने दैनिक जीवन की छोटी छोटी बातों या कार्यों के लिए भी दूसरों की सहायता की आवश्यकता पड़ती है। बौद्धिक कमजोरी के भाव को व्यक्त करने के लिए मानसिक दुर्बलता और मानसिक मंदता जैसे शब्दों में प्रयुक्त किया जाता है। ऐसे बालकों का मानसिक विकास सीमित होता है और इनके जो बौद्धिक कार्य होते हैं वो सामान्य से भी कम स्तर के होते हैं और इनकी जो मानसिक दुर्बलता होती है वो स्थायी होती है, जिसकी उत्पत्ति दैहिक कारणों से होती है। इनको उपचार और प्रशिक्षण के द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता है और इस दुर्बलता के कारण उनके सामाजिक व्यवहार को हानि पहुंचती है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रियात्मक योग्यताओं का विकास। तो सबसे पहले जानते हैं कि क्रियात्मक योग्यताओं की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं और फिर उसके अंदर जानेंगे कि किस प्रकार से
उस दौरान विकास होता है। इसमें पहला है गर्भकालीन क्रियात्मक विकास, जिसका अर्थ होता है कि गर्भ के अंदर जब बच्चा रहता है तो उसके अंदर क्रियात्मक विकास मतलब कार्य करने की क्षमता वगैरह किस प्रकार से बढ़ती है। तो बाहर से ऐसा लगता है कि जो बच्चा माँ के पेट में बंद रहता है उसे वहाँ अंधकार में रहना पड़ता है। ये भी जानने के लिए हम लोग बहुत उत्सुक रहते हैं कि वह वहाँ क्या कर रहा होगा। तो गर्भाधान के 3-4 माह में उसका शरीर ही बनकर धीरे धीरे विकसित होता है। 6वें माह के आसपास में उसकी मांसपेशियों में कुछ परिपक्वता आना शुरू हो जाती है और जब जैसे ही मांसपेशियां परिपक्व होती हैं 7वें या 8वें महीने के करीब में, तो वो बच्चा चलना फिरना मतलब अपनी क्रियात्मक जो विकास होता है उसके अंदर वो विकसित होने लगता है। जैसे आपने सुना होगा ना कि बच्चा लात मार रहा है, उस तरीके से। दूसरा है बचपनावस्था में क्रियात्मक विकास। बचपनावस्था में मांसपेशियों के नियंत्रण के विकास में सामान्य अवस्थाएं खोजी जा सकती हैं। इस अवस्था में बालक शरीर का भिन्न भिन्न भाग नियंत्रित करने लगता है। क्रियात्मक विकास को 4 भागों में विभाजित करते हुए समझेंगे। जैसे पहला है सिर के भाग में होने वाला क्रियात्मक विकास, दूसरा है धड़ के भाग में होने वाला क्रियात्मक विकास, तीसरा है हाथ में होने वाला क्रियात्मक विकास और चौथा है पैर के भाग में होने वाला क्रियात्मक विकास। तो भिन्न भिन्न अवस्थाओं में मांसपेशियों के परिपक्वता के कारण उसमें नियंत्रण की क्षमता आती है और नियंत्रण के कारण सिर्फ व्यक्तिगत भिन्नताएं ही नहीं बल्कि बुद्धि, अधिगम एवं प्रशिक्षण के अवसर एवं अभिप्रेरणा के कारण भी हो सकते हैं। तीसरा नंबर पर है इसमें हाथ में होने वाला क्रियात्मक विकास। इसके अंतर्गत पकड़ने की क्रिया मुख्य रूप में आती है। पहले बालक अनियमित ढंग से हाथों को इधर उधर फेंकता है। हाथों में परिपक्वता आने पर हाथ की क्रियाएं नियंत्रित होती जाती हैं। बालकों में इस अवस्था में अंगूठा चूसने की प्रक्रिया दिखाई पड़ती है। किसी वस्तु को पकड़ने में बालक उस वस्तु की ओर हाथ बढ़ाता है, परंतु अपरिपक्व मांसपेशियों एवं अनियंत्रण के कारण पकड़ नहीं पाता है। इस समय झटके के साथ हाथ उठाने की क्रिया देखी जाती है। चौथा है पैरों में होने वाला क्रियात्मक विकास। अगर पैरों की बात करें तो पैरों में जैसे पहले में चलना, फिर दौड़ना, फिर उछलना, कूदना, चढ़ना, उसके बाद नाचना, तो ये सब जो पैरों में क्रियात्मक विकास होती हैं, ठीक है। तो जब मांसपेशियां इनके परिपक्व हो जाती हैं तो इनके नियंत्रण की क्षमता आ जाती है। इस अवस्था में इन सभी अवस्था का क्रियात्मक योग्यताओं का विकास नहीं होता है। इस अवस्था में चलने की क्रिया में झटके के साथ पैर निकालना, घिसना, रेंगना इत्यादि क्रियाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बुद्धि लब्धि। तो बुद्धि लब्धि बुद्धि का मापन हेतु बनाया गया है और बुद्धि माप के लिए इसका प्रयोग स्टर्न ने करा हुआ है। इस विधि के अनुसार बालक की मानसिक आयु को वास्तविक आयु से भाग देकर भाग आता है उसको 100 से गुणा कर देते हैं। इस प्रकार इसमें मानसिक आयु और वास्तविक आयु ही बुद्धि माप की सामग्री होती है। इस संबंध में मानसिक आयु और वास्तविक आयु के अंतर को समझना भी आवश्यक हो जाता है। जैसे बहुत से ऐसे छोटे बच्चे होते हैं ना कि वो जैसे बड़े काम कर लेते हैं पूरे साफ सुथरे ढंग से, ठीक है, तो वैसे ही वो भी परिपक्व रूप से कार्य कर पाते हैं, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं कि अरे ये तो बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहा है और इसकी उम्र कितनी छोटी है। तो ये जो उसकी कार्य करने की क्षमता है, ठीक है, या फिर याद करने की क्षमता, ये कुछ भी हो सकती है। जो भी मानसिक रूप से कार्य किया जाता हो, ठीक है, जिसमें भी उसका दिमाग लग रहा हो, है ना, जो भी कार्य करने में, तो वो सब भी उसके मानसिक आयु में मतलब देख करके हम बता सकते हैं कि ये 2 साल का बच्चा है और 8 साल वाली हरकतें कर रहा है, कहते हैं ना। तो यही होता है मानसिक आयु। तो मानसिक आयु क्या हो गई 8 साल और वास्तविक आयु क्या हो गई 2 साल। और एक चीज जरूरी नहीं है कि 4 साल का बच्चा है तो वह 13 साल की आयु जैसा कार्य नहीं कर सकता है। ऑब्वियस है कर सकता है।
और ये उसकी बुद्धि लब्धि के कारण होगा। तो मानसिक आयु से अभिप्राय है मानसिक विकास की अवस्था। इस वर्ष में बीने और साइमन ने 3 वर्ष से लेकर 45 वर्ष की आयु के बालकों के लिए प्रश्नावलियों का निर्माण किया और अनेक प्रकार के प्रयोगों के आधार पर यह निश्चित किया कि जो बालक अपनी आयु के लिए निश्चित की गई प्रश्न सूची को हल कर सकता है वह उसकी सामान्य मतलब उसके आयु के बराबर की बुद्धि होगी। और इस प्रकार बच्चों की मानसिक आयु उसके वास्तविक आयु से भी कम हो सकती है और अधिक भी हो सकती है। और इस प्रकार प्राप्त बुद्धि के मापदंड को मानसिक आयु का नाम दिया जाता है। बाद में चल करके इसमें अनेक संशोधन हुए, अनेक तथ्य आए और तब जाकर के स्टर्न ने इसे बुद्धि लब्धि का नाम दिया। तो लगभग सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और मैं उसका आंसर आपको अपने नेक्स्ट आने वाले वीडियो में दे दूंगी। पर अभी के लिए इतना ही इनफ है, तो आप इसको रेडी कर लीजिएगा एग्ज़ाम के लिए, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम हमारे अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे पेपर सेकंड का ही, जो दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है और उसमें इम्पोर्टेंट है, उन क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे हम लोग। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।